हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्पर्श की पुस्तक के पार्ट 16 पतझड़ में टूटी पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो है इस पार्ट को 2 प्रसंगों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो है गिन्नी का सोना और दूसरा जो है वो है झेन की देन। और इसके जो रचनाकार हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके जो रचनाकार हैं वो है रविंद्र केलकर जी। तो ये पार्ट जो है ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर एक आदर्श स्थापित करने के लिए है, जिससे कि हम पहले पार्ट की ओर बढ़ेंगे जो है गिन्नी का सोना। और मैं यही कहूँगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा कीजिए छात्रों। अगर आपको चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, आप थोड़ी सी वीडियो देखकर उसी के बेस पे जो है जजमेंट पास कर देते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे जब भी आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। अगर आप इसके अलावा और भी चैप्टर्स या किसी और तरह की वीडियोस भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए इस वीडियो में हम पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। और पहला जो इसका प्रसंग है वो गिन्नी का सोना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं गिन्नी का सोना क्या होता है। गिन्नी का सोना एक होता है गोल्ड, ठीक है। शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग होता है। गिन्नी का सोना उस सोने को कहा जाता है छात्रों कि जब आप गोल्ड, एक प्योर गोल्ड होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी चमक भी कम होती है, लेकिन उसकी प्योरिटी, जब जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज होती है, जब अपनी ज्वेलरी बनवाती हैं तो उसको ठोस करने के लिए उसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी में जो है तांबा मिलाया जाता है, और उससे तांबा मिलाने से उसकी चमक भी बढ़ती है। अगर जो औरतें हैं प्योर गोल्ड की ज्वेलरी पहनेगी, पहली बात तो उसको आकार देना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं होता। तो उसको आकार देने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, उसको सॉलिड करने के लिए और उसकी चमक को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसके अंदर तांबा थोड़ी बहुत मात्रा में मिलाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यही कारण है कि जो सोना है, जो ज्वेलरी है, वो ज़्यादा चमकती है, लेकिन जो प्योर गोल्ड होता है उसमें इतनी चमक नहीं होती। तो इसी तरीके से गिन्नी के सोने के माध्यम से यहाँ जो लेखक है उन्होंने कुछ हमें बातें समझाने की कोशिश की गई है कि सोने को किस चीज़ से कंपेयर किया है और गिन्नी के सोने को किस चीज़ से कंपेयर किया है। तो आइए अब हम पाठ में देखते हैं इन चीज़ों को, कि अब तक लेखक इसके द्वारा शुद्ध आदर्शों के स्वरूप की बात कहता है, और शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के समान होते हैं। कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। अब यहाँ बात की जा रही है आदर्शों की, यानी प्रिंसिपल्स की, और बात की जा रही है यहाँ पे प्रैक्टिकल की, यानी व्यवहारिकता की। मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे कि आप नोटबुक में एक सेक्शन में लिख लीजिए सोना और दूसरी तरफ लिख लीजिए गिन्नी का सोना। अब सोना यहाँ जो है आदर्शों को कहा गया है, प्रिंसिपल्स को कहा गया है, और गिन्नी का सोना यहाँ पर व्यवहारिकता को कहा गया है, प्रैक्टिकलिटी को कहा गया है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम चलते हैं। मान लीजिए आप एक इंसान हैं वैसे तो आप इंसान ही हो, कि मान लीजिए आपके ऊपर एक स्टोरी है और आपके अंदर आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स डाले, आदर्श डाले हैं कि फॉर एग्जांपल ड्रिंक नहीं करनी, स्मोक नहीं करनी, पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर ओरिएंटेड है, आप अपने आदर्शों को फॉलो करते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर जो डाले हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, ये सारे आदर्श ही हैं, सारे आपकी वैल्यूज़ है जो आपको अपने पेरेंट्स से सीखते हो, स्कूल से सीखते हो, या आपके अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं। और दूसरी तरफ होती है प्रैक्टिकलिटी, यानी प्रैक्टिकल, व्यवहारिकता। अभी तक आप अपने घर तक सीमित थे, अपने घर के आसपास स्कूल जाते थे, तो माँ बाप के साथ एक कनेक्टिविटी बनी हुई थी। तो उससे क्या था कि आपके अंदर के आदर्श जागृत थे, क्योंकि अभी आप अपने माता पिता को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी अदर स्टेट में, राज्य में जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, वहाँ अपने माता पिता से दूर हो गए हैं और आपके आदर्शों पे जो है प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिकता का मुलम्मा चढ़ने लगता है। वो कैसे? अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप मान लीजिए वहाँ गए हैं, वहाँ आपके कोई दोस्त नहीं है, वहाँ जो पूरा सर्कल है वो ऐसा है जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। आप 10 दिन तक उसको मना करोगे, 10 महीने तक उनको मना करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आदर्शों के ऊपर आपकी व्यवहारिकता हावी हो जाएगी और आपको लगेगा कि अगर मुझे इन लोगों के साथ सोशलाइज होना है, इन लोगों के साथ घुलना मिलना है, इन लोगों के ग्रुप में शामिल होना है और अकेले यहाँ पे सफ़र नहीं करना है, तो आप सोचोगे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, व्यवहारिकता को ज़्यादा तवज्जो देकर आदर्शों को थोड़ा सा कम करके आप उनके साथ ज़्यादा नहीं बट कहीं ना कहीं कुछ स्मोक कर लेंगे, या उनके साथ कहीं घूमने चले जाएंगे उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए, मे भी शायद आप ड्रिंक कर लें। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि
जब एक इंसान के अंदर आदर्श होते हैं तो वो आदर्श होने के साथ साथ व्यवहारिकता भी होनी ज़रूरी है, लेकिन ये व्यवहारिकता को एक लिमिट तक हमें अपने अंदर रखना चाहिए। हमें इसे अपने आदर्शों पर हावी नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे आदर्शों पे हावी हो जाएंगे तो हम कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और जब हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम सामने वाले के बारे में नहीं सोचते, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो नेचर है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली हमारा दिमाग चलने लगता है और हम सिर्फ उसमें अपना ही लाभ सोचते हैं कि इससे हमें लाभ होगा या हानि होगी। हम ये नहीं सोचते कि हमारे आदर्श क्या कहते हैं। तो ये मैंने एक आसान से उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो आदर्श होते हैं वो शुद्ध सोने की तरह होते हैं, और जो गिन्नी का सोना होता है जिसमें थोड़ा सा तांबा मिला होता है वो व्यवहारिकता के समान होता है, और हम उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। यह बात ध्यान में रखें कि बखान आदर्शों का ना होकर व्यवहारिकता का होता है। कि जब किसी की बड़ाई की जाती है तो उसके आदर्शों की बड़ाई नहीं होती, उसकी व्यवहारिकता की। देखो कितना प्रैक्टिकल है, कितनी प्रैक्टिकली सोच रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आदर्श पीछे हटने लगते हैं और व्यवहारिकता सूझबूझ पर हावी होने लगती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो धीरे धीरे होते हैं इंसान के, जो आदर्श होते हैं वो पीछे छूटने लग जाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है या जैसे जैसे वो सोशलाइज हो रहा है तो वह व्यवहारिकता को ज़्यादा महत्व देने लगता है। उसको लगता है मुझे किस चीज़ से फ़ायदा होगा, आदर्शों को फॉलो करके उसको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, वो सिर्फ उसके आदर्श है जो उसको मिले हैं या उसने सीखे हैं। लेकिन व्यवहारिकता जो है हमें बताती है, जो दिमाग से काम लेना है, जो व्यवहारिकता है, इसमें मुझे हाँ लाभ है या हानि है। लेकिन जब व्यवहारिकता का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे आदर्श ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, इससे चाहे किसी सामने वाले को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी की व्यवहारिकता को पहचानते थे, और कुछ लोगों का कहना भी है कि जो गांधी जी है वो व्यवहारिकता को पहचानते थे। गांधी जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों के ऊपर व्यवहारिकता को हावी नहीं होने दिया। उन्हें लगता था कि जहाँ व्यवहारिकता की आवश्यकता है वहाँ व्यवहारिकता अपनानी चाहिए, और जहाँ पे आदर्शों की ज़रूरत है उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, व्यवहारिकता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी एक तरीके से कह लीजिए, जहाँ सोने में तांबा मिलाया जाता था, फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तांबे में सोना मिलाना पड़ता है। यानी व्यवहारिकता में थोड़े से ही आदर्श बचते हैं। पर गांधी जी कभी आदर्शों की व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, बल्कि वे व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। यानी वो अपने आदर्शों को खत्म नहीं होने देते थे, वो अपने आदर्शों को जकड़े हुए पकड़े हुए रहते थे, और अपनी जहाँ उन्हें ज़रूरत लगती थी उन व्यवहारिकता को वो अपनाते थे। वो सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, वो तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। यानी वो आदर्शों में व्यवहारिकता नहीं मिलाते थे, अगर उनको ज़रूरत है वे व्यवहारिकता में थोड़े से आदर्शों को मिलाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, ताकि जो इंसान है वो प्रैक्टिकल भी बना रहे लेकिन अपने आदर्शों को भी ना भूले। यानी जो लोग बिल्कुल भी आदर्शों को नहीं मानते उनके लिए ये बात हो रही है। इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था, इसलिए आदर्श हमेशा सर्वोपरि होते हैं। ये सबके लिए बात है, ये पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, पाठ अपने आदर्शों को समझने के लिए भी है। ये नहीं कि मुझे ग्रुप में शामिल होना है, ये बहुत कूल ग्रुप है, अगर मैं इनके साथ सोशलाइज होऊंगा तो इनकी हर गलत बात भी मुझे फॉलो करनी है। नहीं, हमें अपने आदर्शों को जिंदा रखना चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं, बट मैं अपने आदर्शों को बरकरार रखूं। हाँ, व्यवहारवादी लोग हमेशा जागरूक रहते हैं, वो ज़्यादा सचेत होते हैं कि हमें किस चीज़ से हानि होगी, किस चीज़ से नुकसान होगा। वे जीवन में सफल होते हैं तथा अन्यों से आगे जाते हैं। व्यवहारवादी लोग जो होते हैं जीवन में सक्सेस ज़रूर हासिल करते हैं, वो लोगों से आगे ज़रूर जाते हैं, लेकिन उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जो एक आदर्शवादी व्यक्ति छू पाता है। पर यह सोचने की बात है कि क्या वह कभी ऊपर चढ़ते हैं, खुद ऊपर चढ़े और दूसरों को ऊपर लेकर चले। यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज को आदर्शवादी लोगों ने शाश्वत मूल्य दिए हैं, व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। यानी यहाँ बात की जा रही है इंसानियत की, जिसके अंदर आदर्श है उसके अंदर की इंसानियत बरकरार है, वो अपना आप तो आगे बढ़ेंगे, वो साथ में दूसरों को भी लेके बढ़ेंगे। लेकिन जो व्यवहारवादी लोग हैं वो सेल्फिश है, वो अपना ही भला सोचेंगे, वो अपने आप को सक्सेस करेंगे, लेकिन उसके लिए चाहे जो आगे बढ़ रहा है उसको टांग पकड़ के पीछे ही क्यों ना खींचना पड़े, कि मैं अगर इसको नीचे गिराऊंगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, या मैं इसको अगर पीछे खींचूंगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। नहीं, ये व्यवहारवादी लोगों की पहचान है। लेकिन जो लोग अपने साथ दूसरों को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो आदर्शवादी लोगों की पहचान है। तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में इस पाठ को समझाने की कोशिश की है।
होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया हो। चलिए अब हम बिना किसी देरी के अगले प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रसंग है वो है झेन की दिन। तो इसमें जो पार्ट है इसमें जापान के लोगों के बारे में बताया गया है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरीके से बिजी उनका शेड्यूल है। तो बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जापान में 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण उनको कहा जाता है जो मानसिक रूप से बीमार है। अब मानसिक रूप से बीमारी क्या होती है आप लोग जानते ही हैं, आप इतने मैच्योर है, 10th क्लास में हैं, तो मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। इसका कारण है कि यहाँ जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई। ऑब्वियस ही बात है, जब लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा भागेगा तो मेंटली तो इतना ही ज़्यादा बिजी हो जाएगा इंसान। यहाँ जीवन चलता नहीं, दौड़ता है। लोग अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से टक्कर लेने की होड़ में 1 महीने का काम पूरा होने वाला वो 1 दिन में करना चाहते हैं। यानी वो कॉम्पिटिटर मानते हैं अमेरिका को, और इससे दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। और यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। अब लेखक के माध्यम से जापान के बारे में हम और जानते हैं, और जापान के ही उनके एक मित्र हैं जिनके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो लेखक के एक जापानी मित्र हैं, उन्हें शाम को एक टी सेरेमनी में ले गए। यह चाय पीने की एक विधि है और जापानी इसे चा नो यूं कहते हैं। यानी जो टी सेरेमनी है उसका नाम जो है वो है चा नो यूं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी, यानी जहाँ पर उनको लेकर गए वो 6 मंजिल की इमारत थी, और इसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया बनी। कुटिया आप लोग जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि जो रहते थे और हम जो महाभारत रामायण में भी देखते हैं। तो पत्तों से बनी एक कुटिया थी। बाहर एक बेढब मिट्टी का बर्तन था, और बाहर जो एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था उसमें जो था पानी भरा हुआ था। उस पानी से उन लोगों ने हाथ पांव धोए और तौलिए से अपने हाथों को पोंछकर वो अंदर एंटर हो गए। अंदर बैठे चाजिन ने उन्हें कमर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें बैठने की जगह दिखाई। यानी वहाँ जो व्यक्ति था उसका नाम था चाजिन, और उसने उन लोगों को जो है झुककर प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए जगह दिखाई। फिर अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। चायदानी ये जो कैटल होती है, और अंगीठी यानी एक तरीके से स्टोव या गैस चूल्हा, अगर आप जानते हैं अंगीठी, तो उस पर उसने चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाया और उन्हें तौलिए से साफ किया। चाय तैयार हुई, उसे प्यालों में भरा और उन्हें सामने रखा गया। बहुत इजी है, समझ आ रहा है। वह तीनों लोगों से अधिक को प्रवेश नहीं दिया जाता, यानी वह 3 लोगों से अधिक, 3 से ज़्यादा लोगों की एंट्रेंस नहीं है। मुख्य बात शांति की होती है, और यहाँ पे मेन जो फोकस है, जैसे कि यहाँ बात की जा रही है कि लोग जो है मेंटली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, यानी मानसिक रूप से इतने ज़्यादा वो ग्रस्त हो चुके हैं, तो वो शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इसलिए शांति कहाँ है, जहाँ कम लोग हो गए वहीं शांति मिलेगी। तो इसलिए 3 लोगों से ज़्यादा लोगों की एंट्री वहाँ नहीं है। प्यालों में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। वह लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते जा रहे थे। यानी बहुत पीसफुली, बहुत आराम से, कोई भाग दौड़ नहीं है कि कहीं जाना है, कुछ करना है, कोई काम अटका हुआ उसको निपटाना है, नहीं। बहुत पीसफुली वो थोड़ी सी चाय को 1 घंटे तक सिप सिप करके पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियाँ लेने का सिलसिला चलता रहा। दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। अब यहाँ बात की जा रही है, अभी तक नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट चल रहा था कि चाय किस तरीके से सर्व की, वो कहाँ गए, कैसे चाय पी रहे हैं। अब यहाँ बात की जा रही है कि वो इतने पीसफुल, इतनी शांति में वो बैठे हैं कि उनके पास कुछ करने को नहीं है। और जब हमारे पास कई बार कुछ करने को नहीं होता ना, तो हमारा दिमाग बहुत शांत होता है या दिमाग में कुछ चलता है। तो अभी वो वहाँ शांति के लिए आए हैं, तो अब क्या है, जो रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है, यानी टाइम जो है बहुत स्लो चल रहा है। लेखक को लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं कब से यहाँ बैठा है और कभी ना खत्म होने वाली ये शांति में वो बैठा हुआ है। उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा, और वो इतनी ज़्यादा शांति है कि उसे वहाँ पे जो सन्नाटा है, जो ज़रा सी भी, छोटी सी भी एक सुई की भी आवाज़ मान लीजिए, वो भी उसको वहाँ सुनाई दे रही है। अक्सर जब हम गुजरे दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, तब या तो हम भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं या भूतकाल में रहते हैं। यानी लेखक यहाँ बता रहा है, जब हम पुरानी यादों में खोते हैं तो या तो हम अपने भूतकाल में रहते हैं, या हम अपने भविष्य के सपने देखने लगते हैं कि आगे फ्यूचर में हम अपने लिए क्या क्या करेंगे। असल में दोनों काल ही जो है मिथ्या है, झूठे है। अब लेखक ने यहाँ पे इन दोनों कालों को मिथ्या और झूठा क्यों कहा है? क्योंकि भूतकाल है, गुजर गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो अच्छा गया हो चाहे खराब गया हो।
भविष्य जो है आने वाला है, हमें नहीं पता क्या होगा, हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन हमारा जो वर्तमान है उसको हम जी सकते हैं, उसको अच्छा या बुरा बना सकते हैं। तो हमें पूरा फोकस अपने वर्तमान पे रखना चाहिए। हमारे सामने जो वर्तमान है क्षण है वही सत्य है, हमें उसी को जीना चाहिए। चाय पीते समय लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए, केवल वर्तमान रूप सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। और उसके सामने लेखक इतना ज़्यादा जो है पीसफुली बैठा है, इतनी शांति के साथ वो बैठा है कि उसके सामने जो भूत और जो वो भविष्य था वो सब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ वो वर्तमान में जी रहा है, यानी उसके पास कोई टेंशन नहीं है कि मुझे आज का काम करना है, मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, या मेरा पुराना टाइम कितना अच्छा था और आज का टाइम देखो नहीं। अब उसके सामने सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है कि अगर वो खराब है तो उसको अच्छा कैसे करना है। और जीना इसी को कहते हैं। जापानियों को झेन परंपरा की एक बड़ी देन मिली है, और जापानी लोगों को ये जो झेन की एक परंपरा है, जो चाय की जो ये परंपरा है, ये एक बड़ी देन मिली है। तो इस तरीके से दोनों प्रसंग यहाँ समाप्त होते हैं, गिन्नी का सोना और झीन की देन, जो आपके पतझड़ में टूटी पत्तियों से लिया गया है। आशा करती हूँ दोनों ही प्रसंग आपको आसानी से समझ आए होंगे। दोबारा कहूँगी, किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ना ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूलिए। धन्यवाद।